जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से आर्मी करियर पॉइंट पर। आज एक नई वीडियो लेके आए हैं। आरटी सेंटर हैदराबाद का ओरिजिनल पेपर जो था पिछली बार का, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरीज़ के हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। डेली डेली नई नई चीज़ें आपको मिल रही हैं रोज़। ठीक है, अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी कर लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, फिलहाल पेपर पे चलते हैं। कैसा आया था पेपर, क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ है हमारे पास आरटी सेंटर का ओरिजिनल पेपर। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं बता दूं, अभी आर्मी जो है वो पढ़े लिखे बंदे ले रही है। ठीक है, तो कंपटीशन आपका हाई हो गया है। इस पेपर में आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, अभी वो घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन अच्छा लेवल के आ रहे हैं। अगर आप पेन कॉपी ले लीजिए अपना, देख लीजिए कितना आपका नंबर बन रहा है। ठीक है, फिलहाल वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आता है, क्योंकि यूट्यूब वाला थोड़ा क्वालिटी डाउन कर लेते हैं कुछ, या आपका वीडियो डाउन होता है तो वहाँ से। ठीक है, फिलहाल बेसिक इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो बता दूं मैं। 2 नंबर आपको मिलेंगे सही आंसर के लिए। 0.5 नंबर आपका हर गलत आंसर पे कटेगा, वो भी सही नंबर में से, उसमें से। ठीक है, ओके। तो और जो नो मार्क्स फॉर द लेफ्ट ब्लैंक, जो आप छोड़ देंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ना आपका नंबर मिलेगा ना आपका कटेगा। ठीक है, तो बेहतर यही होता है, अगर नहीं आता आपको तो उसको छोड़ देना, वरना आपके सही में से 0.5 कट जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको टिल्ट कर लेते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। उसको 1 मिनट। हाँ, ये है, थोड़ा कुछ हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे पूरा नीचे तक। देखते हैं कितना आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, अपना स्तर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो सोल्जर जीडी का पेपर है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्जर जीडी आरटी सेंटर हैदराबाद, और ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट का पेपर होता है। आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। मार्क्स आपको 100 मिलते हैं और पास मार्क्स आपका 35 है। 35 से कम अगर रहेगा तो वैकेंसी खाली चली जाए, पर आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज़। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक हिंट के लिए मैं बता दूं आपको, झारखंड में है। ठीक है, तो अगर आपको जगह पता होगी एग्जैक्ट तो अभी आपको क्लिक हो गया होगा कि ये जादूगुड़ा में है। जादूगुड़ा जो कि झारखंड में पड़ता है, वो यूरेनियम माइन में सबसे अव्वल नंबर पे आता है भारत में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कहता है खासी एंड घारो ट्राइब। खासी और घारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। ठीक है, खासी और घारो जो होती हैं वो आपकी कहाँ रहती है। ऑप्शन में है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में जो रहती हैं जनजाति, उनको नागी बोलते हैं या नागा जनजाति ही बोलते हैं। ठीक है, तो नागालैंड इसका नहीं होगा। उसके बाद आपका मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में होती है मेनली मिथाई जनजाति, तो यहाँ पे भी ये नहीं होगा। मिजोरम की बात करते हैं तो मुझे मिजोरम में तो सारी भी जनजातियाँ रहती है। कुर्मी बोलते हैं वैसे इनको, कुर्मी वहाँ पे मानी जाएगी। अगर कुर्मी पूछा जाता तो हम मिजोरम लगा देते, पर यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि खासी और गारो। खासी और गारो आपका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में रहती हैं खासी और गारो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3, 4, 5 आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग ऐसे ही। ठीक है, वेयर इज़ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये लिखा होता है, कभी कभी आपने सुना होगा, लबासना, LABSNA, लबासना। ठीक है, तो इस लबासना जो होता है, ये इसका ही फुल फॉर्म लिखा हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ पे है आपका, ये जो मैं बता दूं आपको नॉर्मल भाषा में, तो ये IAS, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो IAS वगैरह लोग बनते हैं उनके लिए अकेडमी है। कहाँ पर होगी ये, आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पर, आपका ऑप्शन में है मसूरी, ऊटी, शिमला, दिल्ली। तो दिल्ली तो उत्तराखंड में पड़ता नहीं है, आपका ऊटी भी नहीं पड़ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन A, मसूरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, प्राइम मेरिडियन जो आपका भूमध्य रेखा है वो कितनी डिग्री पर स्थित है। भूमध्य रेखा नाम से ही आप समझ जाइए कि भूमि के मध्य में जो रेखा है।
ठीक है, तो मध्य में जो चीज़ होगी वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई चीज़, तो उसकी डिग्री पूछी है, तो उसका जो 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 मध्य में ही है उसका डिग्री क्या, तो उसका आंसर जो सही हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कहाँ से गुजरती है अगर पूछा जाए तो आपका ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। उसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, अधिवेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा, चारों पांचों जितने भी हैं आपके। ठीक है, तो ये पहला पहला वाला तो ज़रूरी याद रखिए कि आपका कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता, सूरत, मुंबई या दिल्ली। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका 28 से 31 दिसंबर तक कहाँ पे हुआ था, आपका मुंबई में हुआ था। कब कब भी पूछा जाए अगर, तो आपका 1885 में, 1885 में ये आपका मुंबई अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कहता है कंबाला या कंबला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। बफेलो रेस आपने देखी होगी। ठीक है, बफेलो रेस होती है, उसमें उसमें अपनी अपनी भैंस लोग लेके दौड़ते हैं, उसको दौड़ाते हैं, और जो जीतती है उसको प्राइज़ होता है। ठीक है, तो ये कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या केरला में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये आपका कर्नाटका में सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया है इसका सही आंसर। उसके बाद ये रिपीटेडली क्वेश्चन आंसर बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार लिख लीजिए अगर नहीं आता है आपको तो। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी दे रखी है, श्रीहंद नहर, इंदिरा गांधी कैनल, अपर बारी कैनल या यमुना कैनल। ठीक है, तो इसके बारे में जो आंसर जो है वो आपका इंदिरा गांधी कैनल है। ये लार्जेस्ट सिंचाई के लिए भी है, और लार्जेस्ट अगर मैनमेड मतलब मानव निर्मित अगर किसी को कहा जाता है तो उस मामले में भी सबसे बड़ी कैनल है इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद बात करते हैं टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 100% गलत करके आएंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 5 साल लिखा हुआ है, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो 5 साल के लिए ही होगा, पर ऐसा नहीं है। नन ऑफ दिस तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये गलत है। 2 साल, 5 साल या 6 साल। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं। 5 साल लगा के आए थे मोस्टली बच्चे, और सबका गलत हो गया था ये, क्योंकि जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहाँ से मैं आपको लिंक, वहाँ पे आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, और 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं राज्यसभा से। ये एक परमानेंट चीज़ होती है राज्यसभा, लोकसभा की तरह भंग नहीं हो सकती है हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद 9वां बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। सबको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, मोस्टली अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। बेगम हज़रत महल, नूरजहाँ, चांद बीवी या सुल्ताना रज़िया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, सुल्तान रज़िया जो थी वहाँ की पहली महिला शासक थी दिल्ली की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन कहता है हेडक्वार्टर ऑफ विच बैंक इज लोकेटेड इन मणिपाल, कर्नाटक। मोस्टली सारे बच्चों का गलत हो गया था और किसी को ये पता भी नहीं था। ठीक है, तो आप लोग एक बार बैंक की जो मेन बैंक है उनके हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा। अब काफ़ी बैंक मर्ज हो चुकी हैं, जब भी पेपर बना था तब नहीं था ऐसा। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन में दे रखे हैं कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक या कैनरा बैंक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका सिंडिकेट बैंक सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी का जो है आपका हेडक्वार्टर पूछा है, तो वही आपका मणिपाल कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद मैनीबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितने भी हैं मेन सारे याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैनीबक्कम एयरपोर्ट जो है वो आपका बेंगलुरु में है, कोयम्बटूर में, हैदराबाद में, चेन्नई में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चेन्नई में है। चौधरी चरण सिंह आपका यूपी में है। जैसे जो भी अंतर्राष्ट्रीय हैं वो आप, इंदिरा गांधी आपका दिल्ली में। तो ऐसे याद कर लीजिए जितने भी मेन है। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध की जीवन से जुड़े हैं। लॉर्ड बुद्ध जी थे हमारे, उनकी जीवन से कौन कौन से राज्य जुड़े। तो इसमें मगध, अवंती, कोसाला और गांधार, ये 3-4 दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से उनके जीवन से जुड़े थे।
जुड़े थे, या यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है तो कौन सा उसमें सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो इनके दो जुड़े हुए थे, इनकी जो मदर थी वो कौसाल से थी, तो और जो वो थे वो गांधार से थे, महावीर जो थे वो गांधार से थे। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग को अगर लगाना होगा तो हम इनको कोशाल लगाएंगे, क्योंकि ये भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी ऑप्शन में हो सकता है, पर यहाँ पे दोनों ही दे रखे हैं, तो अगर हमको मेन प्रीपेड लगाना होगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोशाल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन कहता है, हु वॉज एडमायर्ड एज टेम्पटियस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन इन शिकागो। 1853 में के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किस एक प्रतिभाशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। ठीक है, को सराहा गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने जाके जो स्पीच दी थी, अभी आप डालेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो उन्होंने बोला था। ठीक है, सुनिएगा जाके एक बार अगर टाइम हो तो, नहीं तो पेपर की तैयारी करिए। स्वामी विवेकानंद सही आंसर है, लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट ट्राइब ऑफ दूलागढ़ रेंज। दूलाधर रेंज जो है कहाँ की है ये अगर मैं बता दूँ, ये दूलाधर रेंज जो है माउंटेन रेंज होती है एक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धौलाधर पर्वतमाला में मशहूर जनजाति का नाम बताओ। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो मशहूर जनजाति, ये जो धौलाधर की जो जनजातियाँ रहती हैं, ये 17,000 17,500 फीट पे रहती हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या ही होगा, आप सोच सकते हैं, भेड़ बकरियाँ चराते हैं ये लोग, पर इनका जो नाम है वो यहाँ पूछा गया है, अबोहर, थारू, लेप्चा या गद्दी। तो जो सही आंसर है इसका वो गद्दी है। इनका मेन काम है भेड़ बकरियाँ चराना अपनी। ठीक है, वही उनकी रोजी रोटी है, वही जीवन का साधन है। ठीक है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं। द एयर कंटेन द मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। आर्द्रता को पूरी तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। अगर किसी चीज़ में सब कुछ भर दिया जाए, ठीक है, हम लोग देखते हैं चीज़ें, अगर आपके पास 1 लीटर का जग है तो उसको अगर पूरा भर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, ये पूछा गया एक तरह से। यहाँ पे पूछा गया अगर एयर को पूरा मॉइस्चर से भर दिया जाए, अगर हवा को पूरा मॉइस्चर से भर दिया जाएगा तो उस हवा को क्या बोलेंगे। तो सैचुरेटेड एयर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसका आंसर आप अगर हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भरी हुई हवा, शुद्ध आर्द्रता, सापेक्षित या विशिष्टता। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो अभी मैंने बताया ना, भरी हुई, जिसमें कुछ भर दिया गया हो, पूरी भर चुकी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ लॉजिक से भी सॉल्व हो जाती है, हिंदी इंग्लिश देख लिया करिए आप अपना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ शुगर केन। गन्ना चीनी का आवरणीय सूत्र। चीनी का सूत्र क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, H2CO3 या H2CO4, ये दोनों गलत हो जाते हैं शुरू में ही, क्योंकि उसमें कार्बन ज़्यादा होता है, C12 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केन शुगर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C12H22O11। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि ये किसका है, तो ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज का हो गया, ये आपका शुगर केन का हो गया, या चीनी का कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। टू डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन। मुंह के pH का मान कितने से कम होने पर दांतों के श्रेय प्रारंभ हो जाता है, मतलब गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आइडियल जो pH है वो 7 माना गया है, 7, 10, 7.5, 5.5 या 8। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही आंसर है, देखिए अगर 7 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 5.5 से नीचे गया, 5.5 से अगर नीचे चला जाता है आपका मुंह का pH मान, तो आपका जो दांत है वो गिरने शुरू हो जाएंगे या सड़ने शुरू हो जाएंगे, गलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 5.5 जो इसका सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉपर। कॉपर जो हमारे तार वगैरह भरी जाती हैं, क्यों उससे मोटर बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका जो मेल्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो पिघलता है, जो गलांक होता है उसका जो बहुत ज़्यादा होता है। कितने डिग्री पे पिघलता है जाके वो, अगर उसको 1085 डिग्री पे आप तपाएंगे, 1085 डिग्री पे तब जाके वो पिघलेगा, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी मोटी गर्मी तो तारों में होती रहती है, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए बोलते हैं लोग कॉपर की तार डलवाओ। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो मैं क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर है वो लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट ऑप्शन डी सही आंसर है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, उसके बाद 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फ्यूल, प्राथमिक ईंधन किसे कहा जाता है। सबसे पहले प्राथमिक ईंधन क्या होता है। प्राथमिक ईंधन जो हमें प्रकृति से मिल जाए, ठीक है, उसको हम रिन्यू कर सकें या कुछ कर सकें, जिसको हम निकाल सकें या कुदरत से, ठीक है। तो क्या है वो चीज़ यहाँ पे, पेट्रोल, चारकोल, नन ऑफ दीज या कोयला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कोयला हो जाएगा, कोल हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक ईंधन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉटनी, क्वेश्चन नंबर 21 की। अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे से वहाँ पे मिल लीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कहा ना, अब अपना लिख, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ लिया करिए तो आपको ऑप्शन खुद ही मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वनस्पति विज्ञान का अध्ययन डैश कहा जाता है। बॉटनी विज्ञान मतलब यहाँ पे वनस्पति खुद ही लिखा हुआ, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लांट लाइफ, पौधों का जीवन। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। अगर बर्ड के बारे में पूछता है तो बर्ड को जो बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, बर्ड की जो पक्षियों का जीवन के बारे में स्टडी करते हैं। या और क्या है, एनिमल लाइफ, एनिमल जानवरों के जीवन के बारे में बात करेंगे तो जूलॉजी हो जाएगा, ह्यूमन के बारे में तो बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस, टेरेस्ट्रियल दूरी मापने के लिए सही इकाई कौन सी है। टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस मतलब जो बहुत ही दूर दूर की हैं, जैसे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, सन से प्लेनेट, सन से अर्थ या सन से मून। तो ऐसी डिस्टेंस को नापने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में स्केल से नापेंगे, नहीं हो पाएगा। किलोमीटर में नापेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। मीटरों में नापेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ी होती है कि लाइट ईयर, एक साल में जितनी लाइट चल जाए उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं, तो लाइट ईयर में नापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग अकर, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण से नाक में से खून बहने लगता है। जब हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों वगैरह पे या ऊंचाई पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे नाक में से किसी किसी की नाक बहने लगती है, खून निकलने लगता है, क्यों होता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ज़्यादा वायुमंडलिक दबाव हो जाता है, या सर्दी लग जाती है इस वजह से, या लो प्रेशर होता है इस वजह से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें दो कारण होते हैं, या तो हमारे देखिए वहाँ पे जब आप वायुमंडलीय दबाव जब ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और आपके शरीर के खून का दबाव जो है वो अंदर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दबाव ज़्यादा हो जाता है और बाहर का कम हो जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बैठे रहते हैं तो हमारा सही है, दोनों का दबाव बराबर है तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर वहाँ पे जाएंगे तो ऊपर दबाव कम हो जाएगा, जो वायुमंडलीय दबाव है वो कम हो जाएगा, तो अंदर का जो दबाव है वो खून को बाहर फेंक देगा नाक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या मतलब निम्न वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैथ हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस अकर मैक्सिमम, जो आपका प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे अधिक कौन सी लाइट में होगा। ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट या वाइट लाइट, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद, ठीक है। तो किस में होगा सबसे ज़्यादा, जो होगा आपका रेड लाइट में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एरोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स या वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं, ठीक है। वायु गति शास्त्र से, वायु गति शास्त्र, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आती तो हिंदी समझ लीजिए, वायु गति शास्त्र तो खुद ही बता रहा है वायु की गति का जो शास्त्र है, जो साइंस है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यह शरीर के दर्द, तो दर्द की तो बात ही नहीं की है। उसके बाद साइंस ऑफ जनरेटिव ऑर्गन्स, ये जनन आग, ये भी विज्ञान, ये भी नहीं होता, नन ऑफ दिस, ये तो देखते हैं। चलिए बी क्वेश्चन क्या है, इट इज़ साइंस ऑफ मूवमेंट इन द फ्लो ऑफ एयर, यह हवा में गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, वायु गति शास्त्र, वायु गति शास्त्र मतलब हवा में, हवा का शास्त्र, तो ठीक है, इसी से प्लेन उड़ता है, एरोडायनेमिक्स वगैरह ठीक रहती है, तभी प्लेन उड़ता है अपना। तो इसका ऑप्शन यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऑप्शन में आप देखेंगे तो और क्वेश्चन में देखेंगे तो ही आपको उसका सही आंसर मिल जाएगा, भले आपको वो आता हो चाहे मत आता हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 की। 26वां क्वेश्चन है, आज हम लोग 30 तक ही करेंगे, उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा यार, वीडियो वगैरह को,
ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ भी ताकि वो भी कर पाएँ। उसके बाद 26वां क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिव डिवाइस, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है। सबसे पहले किससे किया जाता था जब कुछ नहीं था हमारे पास, अबेकस था या कैलकुलेटर था या ट्यूरिंग मशीन थी या पास्कलियन था। ठीक है, तो ये सब तो अभी नए तकनीक हैं। सबसे पहले जो आता था, अभी भी आप देखते होंगे, अब तो नहीं दिखता है, कम दिखता है, अबेकस जो होता है एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गोली गोले से पड़े होते हैं। ठीक है, होगा तो अगली बार दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अबेकस आप नेट पे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है अबेकस। तो उससे पहले सबसे पहले वही होता था, उसी से होता था। तो उसके बाद 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये रटने वाली बात है, आपको याद कर लेनी है। ऑप्शन नंबर ए जॉन मैकार्थी। ठीक है, मैं जॉन मैकार्थी जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि के जनक माना जाता है, उनको फादर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद 28वां क्वेश्चन बात करते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज इज़ अ यूनिट ऑफ, सबको पता है कि हर्ट्ज जो है वो किसको बोलते हैं आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो आपका होगा, प्रेशर होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, नंबर ऑफ साइकिल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो आपका हर्ट्ज जो है आपका नंबर ऑफ साइकिल्स को बोलते हैं, जो नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कितना जा रहा है उसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे 29 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, नंबर ऑफ साइकिल्स को बोलते हैं। ठीक है, आवर्ता की संख्या को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 29 क्वेश्चन देखते हैं, रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय। जो रिवॉल्वर है ये भी आपका रटने वाला क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम आया था, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार नहीं आएगा। रिवॉल्वर किसने इन्वेंट की थी। ठीक है, तो इसमें 3 सहायक थे वैसे तो। ठीक है, सैमुअल कोल्ट, रॉबर्ट एडम और एक लेविएल्ट करके कुछ थे। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी आपको दिखता है यहाँ पे तो उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, सैमुअल यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, तो सैमुअल को टिक कर देंगे, सैमुअल कोल्ट को। ठीक है, अगर सैमुअल कोल्ट नहीं दिखते हैं, रॉबर्ट एडम दिखता होता है तो रॉबर्ट एडम को कर लेंगे, पर मेन जो थे वो सैमुअल कोल्ट ही थे, इसलिए ऑप्शन में यही आएगा जहाँ तक आपके रॉबर्ट एडम नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी की। ठीक है, अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डेली मिलता रहेगा आपको कंटेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 30वीं क्वेश्चन की, क्रोनोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर। क्रोनोग्राफ, ठीक है, क्रोनोग्राफ एक चीज़ होती है, वो किस लिए यूज़ होती है। स्टडी ऑफ ब्लड प्रेशर, ऑब्जर्विंग फोटोग्राफ ऑफ द सन कोरोना, और स्टडिंग ऑफ आर्टरी या नसों का अध्ययन करने के लिए, धमनियों का अध्ययन करने के लिए, रक्तचाप का अध्ययन करने के लिए, या सूर्य के कोरोना की अवलोकन करने और तस्वीरें खींचने के लिए। ठीक है, तो ये कोरोनोग्राफ जो होता है वो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ सन कोरोना। जो बाहर जो सन की जो लेयर होती है उसके बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, कोरोनोग्राफ से। ठीक है, तो ये सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये था आपका आज का, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप पे जुड़ना हो मेरे से नोट्स वगैरह लेने के लिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।